देखिए 2027 में हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने वाले हैं। 2029 में फिर देश लोकसभा के चुनाव में जाने वाला है। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रावधान भी चल रहा है। अगर उस पर सहमति बनती है तो परिस्थितियां क्या होंगी, नया परिसीमन क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज जनता के अंदर एक जो भरोसा, विश्वास, भविष्य के प्रति एक निश्चिंतता जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों के प्रति खड़ा हुआ है, उसको चुनौती देने वाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। विपक्ष की नीयत परिवार तक सीमित है, अपने बच्चों तक सीमित है, जाति तक सीमित है, चंद सामंतों तक सीमित है, जो सरकार के सत्ता के भोगी होते हैं, जो उसके लाभार्थी होते हैं, वहां तक सीमित है। और ये जनता बड़े परिष्कृत रूप से, बहुत साफ दृष्टि से उसको बाइफरकेट कर पा रही है। उसकी समझ विकसित हो गई और लगातार वो समझ और विकसित होती जा रही है। आसाम से लेकर तमिलनाडु तक जो नक्सलियों का था, उस रेड कॉरिडोर को पूरी तरह से खत्म कर देना। और अब तो माननीय अमित शाह जी ने डेडलाइन भी तय कर दी, मार्च 2026 में पूरी तरह से नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। जो देश आतंकवाद की भट्टी में जलता था, कोई शहर सुरक्षित नहीं था, हर शहर में बम विस्फोट होते थे। अहमदाबाद, पटना, हैदराबाद, वाराणसी, दिल्ली, कोई शहर सुरक्षित नहीं था, कोई ट्रेन सुरक्षित नहीं थी, कोई बस सुरक्षित नहीं था, सार्वजनिक जगहों पर डर लगता था लोगों को। आज स्थिति ये है कि वो स्लीपर सेल, वो आतंकवादी सब बिल में घुस गए, सब चले गए अंदर। परमाणु की धमकी बार बार देता था, आतंकवादी घटनाएं करके जाता था। 26/11 जैसी घटना बंबई में करके जाने के बाद भी जो भारत से ही उल्टा अनुदान ले रहा है, हमारे ही पैसे से हमारे ही देश के लोगों को मारने का काम कर रहा है, आज वो एक गलती करता है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। उरी अटैक हो, पुलवामा का बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा जो कि अभी भी चल रहा है। 11 साल मोदी सरकार के होने के बाद से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। हमारे साथ हैं गौरव मिश्रा जी, हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जिस तरीके से 11 साल की उपलब्धि आप लोग बता रहे हैं और विपक्ष उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए 11 साल पहले जब 2014 में मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भारत दुनिया के 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में गिना जाता था, सबसे बीमारू अर्थव्यवस्था में गिना जाता था, जो दुनिया के 5 सबसे बीमारू देश थे। सबसे बीमारू से चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनना, ये अपने आप में भारत की विकास गाथा को दुनिया के मैप पर और विश्व के इतिहास में बताता है कि किस तरह से एक समय जब स्वर्णिम काल भारत का हुआ करता था, उसके बाद अब जब एक राष्ट्रभक्त सरकार, एक राष्ट्रवादी सरकार जब आती है और राष्ट्र का निर्माण करती है, तो 11 वर्ष में कितने बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती है। देश के वो पाप जो 500-500 साल से लंबित रहे हैं, स्वतंत्र भारत के बाद वो सारे संघर्ष जिसके कारण देश को बहुत सारे संघर्षों से गुजरना पड़ा, हिंसा से गुजरना पड़ा, उन सब का समाधान करना, चाहे कश्मीर के अंदर से 370 को हटाकर पूर्ण रूप से भारत के संविधान को वहां पर लागू करना, विकास की वहां पर गंगा बहाना, राम मंदिर जैसे मंदिर का संघर्ष का निर्माण करना, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा क्षेत्र, पूर्वोत्तर का भारत जो उग्रवाद और हिंसा से प्रभावित रहता था, 500 से अधिक इंसर्जेंट ग्रुप्स वहां पर एक्टिव थे, जहां पर लगता ही नहीं था कि वो भारत का हिस्सा है, उसको पूरी तरह से समाप्त करना। एक रेड कॉरिडोर आसाम से लेकर तमिलनाडु तक जो नक्सलियों का था, उस रेड कॉरिडोर को पूरी तरह से खत्म कर देना। और अब तो माननीय अमित शाह जी ने डेडलाइन भी तय कर दी, मार्च 2026 में पूरी तरह से नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। जो देश आतंकवाद की भट्टी में जलता था, कोई शहर सुरक्षित नहीं था, हर शहर में बम विस्फोट होते थे। अहमदाबाद, पटना, हैदराबाद, वाराणसी, दिल्ली, कोई शहर सुरक्षित नहीं था, कोई ट्रेन सुरक्षित नहीं थी, कोई बस सुरक्षित नहीं था, सार्वजनिक जगहों पर डर लगता था लोगों को। आज स्थिति ये है कि वो स्लीपर सेल, वो आतंकवादी सब बिल में घुस गए, सब चले गए अंदर। वो पाकिस्तान जो परमाणु की धमकी बार बार देता था, आतंकवादी घटनाएं करके जाता था, 26/11 जैसी घटना बंबई में करके जाने के बाद भी
जो भारत से ही उल्टा अनुदान ले रहा है, हमारे ही पैसे से हमारे ही देश के लोगों को मारने का काम कर रहा है, आज वो एक गलती करता है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। उरी अटैक हो, पुलवामा का बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा जो कि अभी भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। तो एक स्वाभिमानी भारत, ताकतवर भारत, राष्ट्रभक्त सरकार किस तरीके से देश के तस्वीर और तकदीर को बदलती है, पूरे दुनिया में भारतवासियों का, भारत के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वहीं आप देश के अंदर देखिए, जहां 90,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज का हुआ करता था दायरा, आज वो दुगना से भी ज्यादा बढ़ गया है। एक बात बताइए कि जिस तरह रोजगार सृजन की बात है, लगातार विपक्ष कर रहा है, रोजगार को लेकर लगातार ये सवाल खड़े होते हैं कि सरकार रोजगार पे बात नहीं करती है, स्वास्थ्य पे बात नहीं करती है, जो जनता की जो मूलभूत समस्या है उस पर क्यों नहीं बात हो पाती है? देखिए, 2014 के पहले कुल 7 एम्स थे भारत में, 2 उसमें से कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे, बाकी भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के सरकार में बने थे। आज 23 ऑपरेशनल हैं। उत्तर प्रदेश में 36 मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हैं। मेडिकल के सीटों की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। रोजगार सृजन की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये अर्थव्यवस्था जो बढ़ी है, साथ ही साथ रोजगार भी लेकर के आई है। आप ESIC के आंकड़े देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न के आंकड़े देखिए, जहां 2.25 करोड़ था आज 8 करोड़ पार कर गया है। हर क्षेत्र में बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए, आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी मेडिकल हेल्थ केयर योजना आज भारत चला रहा है। 50 करोड़ से अधिक परिवारों को, बल्कि अब तो सीनियर सिटीजन्स को भी उसके दायरे में ले लिया गया है। तो 5 लाख का ये इंश्योरेंस कवर देना ये सामान्य बात नहीं है, ये विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ ठोस कदम है। आज उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश भर में 4.5 करोड़ से अधिक अगर आवास मिले हैं गरीबों को, तो आज उनकी माली हालत सुधरी है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों को जो मिलती है, उससे उनकी आर्थिक हालत सुधरी है। अब जब इलाज मुफ्त होता है तो उससे उनके महंगाई के कारण उनके ऊपर जो बोझ पड़ता है, जो खर्च आता है आकस्मिक, उससे उनको मुक्ति मिली है। जो दवाओं में, जो जेनरिक दवाओं की जो छूट दिया है तमाम बीमारियों के लिए, जो लाखों रुपए का इलाज जिस पे लगता था, आज वो कुछ 100 या कुछ हजार में सिमट गई हैं। आज पूरे देशवासी उसका लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी रणनीति के कारण ये सब परिवर्तन दिखे जा रहे हैं। जनधन खाते, जो एक गरीब व्यक्ति बैंक की तरफ सिर्फ देख भर लेता था तो उसको लगता था कि आखिर कौन लोग जाते होंगे इसमें, हम कभी जा सकते हैं क्या उसमें, आज उन लोगों के घरों तक चौखट पर चल करके बैंक के मैनेजर उनका खाता खोलते हैं, जनधन अकाउंट खोलते हैं, और उस अकाउंट में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। आज स्किल इंडिया के मूवमेंट के कारण MSME में आप अकेले उत्तर प्रदेश में देखिए तो लगभग 1 करोड़ यूनिट है कार्यरत हैं, और 1 करोड़ यूनिट में कितने रोजगार सृजन होंगे, आप इसका एक आंकड़ा लगा सकते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश में 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गए हैं, उससे लगभग 2.25 करोड़ रोजगार सृजन हुआ है। सीधे तौर पर 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली उत्तर प्रदेश में। तो बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म आए हैं। आप देखिए, वंदे भारत रेलवे के फील्ड में जहां सिर्फ 20,000 किलोमीटर ही इलेक्ट्रिफिकेशन था, आज 70,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे देश में हो गया है। ये 10 साल में आप कल्पना करिए कि अगर लगातार 70 वर्ष में इस पेस से काम हुआ होता तो जहां चीन है आज ना, आज चीन से दुगना ज्यादा विकसित भारत होता। सिर्फ 10 साल का ये कार्यकाल भारत निर्माण का ये अभूतपूर्व है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और सही बात है, 2047 का संकल्प भारत का निश्चित रूप से पूर्ण होगा और विकसित भारत बन करके उभरेगा, क्योंकि ये नींव रखी जा रही है भारत की। एक बात बताइए कि चुनाव की भी सरगर्मी अभी से बढ़ना शुरू हो गया है 27 को लेकर। जब चुनाव होंगे 2027 को लेकर, तो क्या जो 11 साल की उपलब्धि है, उस समय जब तक चुनाव आएगा 12-13 साल हो जाएंगे, 13 साल की उपलब्धि दिखाकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे कर यूपी का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा? देखिए, 2027 में हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने वाले हैं, 2029 में फिर देश लोकसभा के चुनाव में जाने वाला है। इस बीच 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक प्रावधान भी चल रहा है। अगर उस पर सहमति बनती है तो परिस्थितियां क्या होंगी, नया परिसीमन क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज जनता के अंदर एक जो भरोसा, विश्वास, भविष्य के प्रति एक निश्चिंतता, जो
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों के प्रति खड़ा हुआ है, उसको चुनौती देने वाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। विपक्ष की नीयत परिवार तक सीमित है, अपने बच्चों तक सीमित है, जाति तक सीमित है, चंद सामंतों तक सीमित है, जो सरकार के सत्ता के भोगी होते हैं, जो उसके लाभार्थी होते हैं, वहां तक सीमित है। और ये जनता बड़े परिष्कृत रूप से, बहुत साफ दृष्टि से उसको बाइफरकेट कर पा रही है, उसकी समझ विकसित हो गई और लगातार वो समझ और विकसित होती जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में हम कितने प्रचंड बहुमत के साथ आते हैं। हरियाणा में लगातार राहुल गांधी घेर रहे हैं कि वहां पे धोखाधड़ी हुआ है। देखिए, जहां ये चुनाव हारते हैं वहां धोखाधड़ी हुआ है, तो कर्नाटक की सरकार चला रहे हैं, छोड़ दें। कर्नाटक की जीत को कह दें कि ये गलती से धोखे से मिल गई है, हमको सरेंडर कर दें। तेलंगाना में छोड़ दें समर्थन देना, हिमाचल में छोड़ दें समर्थन देना। जब उनको चुनावी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है तो मीठा मीठा पेट के अंदर कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा थोड़ी होता है। उनकी अविश्वसनीयता, उनकी भारत द्रोही रणनीति, उनकी हिंदुओं को सर्वनाश करने का अभियान उनको खा रहा है, उनका नाश कर रहा है। और यही नीति उनकी संपूर्ण कांग्रेस पार्टी को रसातल में डाल दी है। आप देखिए, सबसे कदावर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। और अब तो मुखर रूप से उनके पुराने वो नेता जो उनके पिताजी के साथ काम किए हुए हैं, जो उनकी नानी के साथ काम किए हुए हैं, दादी के साथ काम किए हुए हैं, ऐसे लोग खुले रूप में उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, उनको नसीहत देने का काम कर रहे हैं। तो अपने चेहरे को आईने में स्वयं जा करके देखें। जिसका शीशे का घर होता है ना, दूसरों पर पत्थर नहीं मारता। इस तरह से इलेक्शन कमीशन को कटघरे में रखना और चुनाव की प्रक्रिया को कटघरे में रखना, ये उचित नहीं है। वही राहुल गांधी जो अमेरिका में जा करके कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश, वो भारत में हस्तक्षेप करे। बाहरी ताकत आकर के भारत में हस्तक्षेप करेगी, अब भारत के सरकार को अपदस्थ करेगी बांग्लादेश की तरह। ये बांग्लादेश समझ रखे हैं क्या? और उस कुकर्म के, उस साजिश के ये सारे हिस्सेदार हैं। ये वही अमेरिकन डीप स्टेट के ये एजेंट हैं, एक्टर हैं, जो भारत के अंदर उसी तरीके से उन्हीं के आदेशों पर सरकार चलाते थे। और चाहे वो सेना की खरीद हो, चाहे विदेश की किसी भी खरीद, किसी भी प्रकार की खरीद में और योजनाओं में एक मोटा हिस्सा इन परिवारों का और ऐसे दलालों का होता था, जो देश के बाहर वो पैसा जाता था। आज वो सारी चीजें रुक गई हैं, इनकी सप्लाई लाइन कटी है, इसलिए ये बेचैन है, परेशान है, इसलिए आक्षेप लगा रहे हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं। लेकिन जनता उनके इस नियत को जान चुकी है, इसीलिए खतरनाक हाथों में, देश को बेचने वाले को हाथों में, देश के गद्दारों के हाथों में जनता ये सत्ता जाने नहीं दी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू करे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।